नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्र समाचार और आज हमारे साथ हैं खास शख्सियत कांग्रेस के नेता और समाज सेवी अनुपम तिवारी जी। हम आज आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी जीवन शैली रही और आप किस तरीके से राजनीति में सक्रिय रहे और वर्तमान में अभी आप किस पद पे हैं। नमस्कार चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय था। छात्र राजनीति के दिनों से ही हम लोगों ने आंदोलनों की राह पकड़कर छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक बार लड़ाइयाँ लड़ी और कितने बार हम लोग जेल गए। और उस जमाने में जब हम लोग छात्र राजनीति में आंदोलन किया करते थे और प्रशासन हम लोगों को कहता था कि आप लोग जाम लगाए हैं, चक्का जाम किया है, आंदोलन किया है, बंद किया है, धरना प्रदर्शन किया है, तो हम आपको निरुद्ध करके जेल भेज रहे हैं। यदि आप लोग मुचलका भरते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। और हम लोग प्रशासन के समक्ष ये कहा करते थे कि हमने अपने हक के लिए, छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हम मुचलका नहीं भरेंगे। ऐसे कई मौके आए और हम लोग मुचलका भरने की अपेक्षा जेल चले गए और जेल में रहे। फिर उस जमाने में हमको एक वाकया याद है, कई दिन बाद मुख्यमंत्री थे पंडित मोतीलाल वोरा। उनको जब पता चला कि ये छात्र इतने दिनों से मात्र इस वजह से जेल में हैं, ये कहते हैं कि मुचलका नहीं भरेंगे, तो उन्होंने बिना शर्त रिहाई करवाई थी हम लोगों की। और हम लोग जुलूस के शक्ल में जेल के ताले टूट गए, हम सब साथी छूट गए, ऐसे नारे लगाते हुए और हम लोगों को बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाया जाता था। तो छात्र राजनीति के दिनों से ही मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्तर पर अपना काम करता रहा, छात्रों के बीच लड़ाइयाँ लड़ी, नेतृत्व किया छात्र राजनीति में कई बार। और फिर उसके बाद ही कांग्रेस से जुड़ा, वैसे मेरा पूरा परिवार, हम लोग हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में ही रहे हैं। आपसे मैं ये कहूं कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर जो औपचारिक रूप से कहा जाए तो मैं एनएसयूआई में आया, एनएसयूआई का जिला का महामंत्री, फिर जिले का अध्यक्ष, फिर इसके बाद युवक कांग्रेस में मैं रहा, फिर युवक कांग्रेस का जिले का अध्यक्ष रहा, फिर उसके बाद प्रदेश का संगठन मंत्री रहा युवक कांग्रेस का, फिर प्रदेश का 2 बार मैं यूथ कांग्रेस का महामंत्री रहा, फिर इसके बाद जिले शहर कांग्रेस में भी कई पदों में मैं विभिन्न उसमें रहा हूं। और इसी प्रकार से श्रमिकों की एक श्रम कल्याण मंडल है उस समय का, उसमें संभागी उसमें था। और विभिन्न कांग्रेस से जुड़े जो भी संगठन हैं, मैं कहीं ना कहीं कई बार उनसे जुड़ा रहा हूं। और यहाँ तक अगर साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इन तमाम में देखा जाए, मुख्य रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में, तो मैं बहुत सारी कई संस्थाओं से जुड़कर मैंने बहुत काम किया है। विंध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था, आध्यात्मिक संस्था मानस मंडल रीवा का मैं 2 बार से निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूं। मैंने 6 वर्ष धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम वहाँ के माध्यम से किए हैं। और न सिर्फ धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में काम किया, बल्कि उसके माध्यम से हमने जन सेवा का भी काम करने का प्रयास किया। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब अभी थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले सारा विश्व एक महामारी से जूझ रहा था जिसको कोरोना नाम दिया गया था, तो कोरोना काल में
जिला प्रशासन को ये आवश्यकता पड़ी थी कि आम जनता को टीकाकरण कोरोना से संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए दिया जाए, तो हम लोगों ने लगभग 18 से 20 हजार लोगों को प्रशासन के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर और हमने मानस भवन दिया था और 18 से 20 हजार लोगों का टीकाकरण करवाया। और उसकी खासियत ये रही, उसको इसलिए बहुत लोगों ने पसंद किया कि हमने एक तरफ भगवान श्री राम दरबार हनुमान जी के बढ़िया गद्दी विराजमान की और नीचे जो स्वास्थ्य के विभाग के लोग आते थे तो वहां टीकाकरण चलता था। ऊपर हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ हुआ करते थे और हम लोग जो लोग आते थे उनको मन के मजबूती के लिए, कोरोना से दूर डर भगाने के लिए और भगवान से उनकी रक्षा की प्रार्थना के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पुस्तकें उनको हम भेंट किया करते थे। और एक तरफ वैक्सीनेशन चलता रहता था और एक तरफ भगवान की आरती और प्रार्थना चलती रहती थी। तो इस तरह से और भी बहुत सारे समाज सेवा के कार्य हैं जो लगातार हमने किए हैं, पर ये एक मुख्य था, इसलिए मैंने इसका चर्चा करना जरूरी समझा। और इसके अलावा भी मैं कॉलेज के ज़माने से ही चाहे वो कई गतिविधियां जो रही होंगी उनमें सब में मैं रहता था, चाहे वो एनसीसी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। मैं बास्केटबॉल का विश्वविद्यालय रीवा का टीम का कैप्टन भी रहा और 7 वर्ष मैंने विश्वविद्यालय की टीम का राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम का प्रतिनिधित्व भी किया। इसके अलावा भी बहुत सारे जो अपने एक समय साक्षरता अभियान चला था उसमें मैंने अक्षर सेना बनाई थी। धार्मिक इसमें कई बार मैंने बड़े बड़े लोगों को यहाँ, जैसे पंडित विजय शंकर मेहता जी हैं, ऐसे संतों को रीवा आमंत्रित किया। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और भी एक शाम हनुमान के नाम, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए जिससे आम जनता के बीच में धर्म और आध्यात्म की गंगा प्रवाहित की जा सके। कांग्रेस पार्टी से बड़ा गहरा नाता है, जैसे आप बता रहे हैं, पूरा परिवार ही जुड़ा। कैसे झुका हुआ कि आप कांग्रेस पार्टी की ओर ही पूरा परिवार रहा और अभी भी आप वर्तमान में कांग्रेस पार्टी, जबकि लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं और दल बदल देते हैं, तो कैसे अनुपम तिवारी कैसे कांग्रेस में अभी भी? मैंने आपको बताया कि मेरे बाबा और उनके पहले के भी, मेरे पिताजी के सगे मामा, बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूं, वो सुभाष चंद्र बोस जी के, जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, उसके एक सैनिक थे और वो चले गए थे बॉर्डर पे और उसके बाद फिर वो लौट के नहीं आए, उनकी एक बेटी लौट के आई थी। ये मेरे पिताजी और उन लोगों ने मुझे जो बताई। और उस जमाने से, अब आप 2-3 पीढ़ी का तो आदमी जानता है, तो उस जमाने सब हमारे घर में कांग्रेस के ही लोग थे और सब कांग्रेस के प्रति विचारधारा रखने वाले लोग। मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से बड़े नेता थे जिनसे आपका व्यक्तिगत जुड़ाव? पहले तो मैं देखिए छात्र जीवन के बाद NSY में आया और उसके बाद से जब मैं युवावस्था में राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा था तो मेरा जुड़ाव मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विंध्य क्षेत्र के सपूत श्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी से हो गया था और उन्होंने ही मुझे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने में मार्गदर्शन किया था। और उस प्रकार से काम करते करते आगे हम लोग चलते चले गए। और देखिए, जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है तो जुड़ाव बहुत सारे लोगों से होता है, लेकिन
प्रथम शुरुआत जहाँ से होती है तो उनको आदमी हमेशा याद रखता है। और तमाम नेता रहे मध्य प्रदेश के, बहुत बड़े बड़े नेता जिनसे हमारा संबंध रहा, आज भी है। बिल्कुल। पारिवारिक जीवन की बात करेंगे, आपके घर में कौन कौन है और कितना बड़ा परिवार है आपका? देखिए, हमारा परिवार बहुत ही इस विंध्य क्षेत्र में जाना पहचाना परिवार है। हमारे पिताजी एक शिक्षाविद थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी के बहुत विद्वान थे, काम किया है। हमारी माताजी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला डीलिट थी। जब महिलाओं को घर से निकलने का रोक थी, उस जमाने में उन्होंने जब डीलिट किया था किसी भी विषय की सबसे बड़ी डिग्री, तो उस जमाने में वो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला थी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ जी ने उनको सम्मानित भी किया था और उनकी लिखी हुई न जाने कितनी पुस्तकें और तमाम कोर्स में भी चला करती थी और एक जानी मानी साहित्यकार रही हैं। तो उनका जो मुझे एक आधार मिला है उस जमाने से ही, और उन्हीं के सबके मार्गदर्शन से हमारे परिवार में लगभग उनके कार्यों से, उनकी लेखनी से जाना जाता रहा है। और बड़े बड़े साहित्यकारों का, बड़े बड़े लोगों का आना जाना रहता था। जैसे भारत ही नहीं, विश्व के एक बहुत बड़े लेखक कवि बाबा नागार्जुन, आपने नाम सुना होगा, वो हमारे घर में 8 दिन आके रह के गए। मैं चित्र दिखाऊंगा, मेरे पास रखे हैं। हम लोग छोटे छोटे थे और बाबा नागार्जुन ऐसे रहते थे जैसे हमारे बाबा ही हो। तो इस तरह से सार्वजनिक जीवन में हम लोगों का हमेशा जुड़ाव रहा। लोगों की समस्याओं से, लोगों की सेवा से हम लोगों का हमेशा धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में काम करते रहे। सामाजिक और प्रतिष्ठित घराना है आपका। राजनीति में बहुत ही महत्वाकांक्षा लोगों की रहती है, खास तौर से जब कोई पद नहीं मिलता उसके बाद लोग दल बदल लेते हैं। अनुपम तिवारी कांग्रेस में हैं और क्योंकि अभी बात की जाए तो अभी हाल ही में आपके पार्टी का मेयर रीवा नगर निगम से हैं। अब रीवा विधानसभा की तैयारी चल रही है, तो क्या अनुपम तिवारी भी विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हैं रीवा में? अगर बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से किसी भी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता का एक दावेदारी होती है और उम्मीदवारी होती है, उसी तरह से हमारी भी उम्मीदवारी पूरी तरह से रीवा विधानसभा से कई वर्षों से है। हम लोगों ने यहीं काम किया, यहीं रहे, यहीं लड़े, यहीं संघर्ष किया, यहीं से जेल यात्रा किया, सब कुछ तो रीवा विधानसभा में किया हमने। और जो आपने कहा कि हमको कई दलों से लोगों ने कोशिश किया, कई बार, सत्ताधारी हो और चाहे गैर सत्ताधारी, कि हम उनके साथ जुड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों ने किया, लेकिन हमने अपनी विचारधारा को कभी छोड़ा नहीं। देखिए, पार्टी में कभी कुछ मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो इस वजह से अपनी विचारधारा को हमने बदला नहीं। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समय समय पे अपने स्वार्थ पूर्ति न होने के कारण विचारधारा बदल दिया, पर हम जब से जुड़े राजनीति में, अपने पार्टी में हैं, हमने कभी पार्टी नहीं बदली। और मुझे खुशी इस बात की है कि लगभग 24-25 वर्ष से भी ज़्यादा हो के बाद इस बार रीवा में महापौर हमारा विजयी हुआ है और सबके प्रयास से विजय मिली है।
बहुत ही ये एक उपलब्धि है सबके लिए। और रीवा विधानसभा में यदि पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल बहुत ही तगड़ी टक्कर हम भाजपा को देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लगातार कई बार के मंत्री और वर्तमान विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला जी, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा चेहरा है जो राजेंद्र शुक्ला को टक्कर दे सकता है? अनुपम तिवारी तो तैयार हैं। बिल्कुल, अगर मैंने कहा ना, देखिए जनता जनार्दन जिस दिन चाह लेती है तो उस दिन, अपने रीवा का ही विंध्य का उदाहरण ले लीजिए, बड़े बड़े चेहरे एक सामान्य लोगों ने धराशायी कर दिए हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब लोग राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, सबके पास सारी जानकारियां हैं। तो मुझे ये दृढ़ विश्वास है और पूर्ण, मैंने जितने अपने 30-35 वर्षों के कार्यकाल में जो सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया है, संघर्ष किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है यदि कांग्रेस पार्टी मुझे अवसर देती है, मौका देती है मैदान में जाने का, तो फिर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि किसी को इसमें कमी होगी। भाजपा को समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या होता है चुनाव। एक बड़ा मुद्दा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और अब लगातार एक विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है और कई संगठन इस पे काम भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या विंध्य प्रदेश बनना चाहिए और उसके लिए अनुपम तिवारी कितना? देखिए, मेरा पूरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे और भी लोग हमेशा विंध्य क्षेत्र के, मेरे नाना जी और तमाम लोग विंध्य क्षेत्र के ही रहे और विंध्य क्षेत्र के लिए उन्होंने हमेशा काम, उस जमाने में भी मेरे माता पिता विंध्य क्षेत्र के प्रति काफ़ी उन तमाम लड़ाइयों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विंध्य प्रदेश तो बनना ही चाहिए। मैं पिछले 23 वर्षों से, 23 वर्ष पहले मैंने रीवा का एक लोकप्रिय और रिनाउंड इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन में मैंने स्थापना किया है, विंध्याचल महाविद्यालय रीवा। तो जब उसका नाम रखने की बात आई तो सब लोग बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इसका नामकरण क्या किया जाए। मेरे मन में हमेशा विंध्याचल, विंध्य क्षेत्र, इसकी गूंज रहती थी। मैंने कहा नहीं, हमारे महाविद्यालय का नाम, कई लोगों ने कई नाम सुझाए, मैंने कहा नहीं, मेरे महाविद्यालय का नाम होगा विंध्याचल महाविद्यालय रीवा। और विंध्य वसुंधरा की राजधानी रीवा के लिए हम सब ने मन में हमारे है किसी भी तरह से सबको प्रयास करके, लड़ाई लड़ना पड़े तो उसके लिए लड़ाई लड़के, आंदोलन करके विंध्य क्षेत्र का निर्माण, विंध्य प्रदेश का निर्माण तो होना ही चाहिए। कर्नाटका में अभी हाल ही में कल ही बड़ी जीत मिली आपके पार्टी को और काफ़ी उत्साह भी कांग्रेस में देखा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फिर वापसी होगी? हालांकि वापसी तो हुई थी लेकिन आपके ही कुछ नेता हैं जो दूसरे दल में चले गए। तो क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में कर्नाटका के बाद? निश्चित रूप से बहुत अच्छा माहौल है और आम जनता ये समझ रही है कि हमारे साथ छल हुआ है। और चुनाव में आप देखेंगे कि इस बार कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी
कई योजनाएं भी निकाली जा रही हैं और वर्तमान सरकार भी योजना चला रही है। अब आपकी पार्टी भी 500 रुपये में गैस और 1500 रुपये नारी सम्मान योजना और फिर घर घर जा जा के फॉर्म भराना है, तो कैसे पार्टी इस पे काम करेगी और कितना बड़ा पार्टी को फायदा मिल सकता है इसमें चुनाव में? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, कांग्रेस ने जो कहा वो किया है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी से लेके, कुर्बानी देने से लेके, चाहे वो देश के आज़ादी के समय कुर्बानी देने की बात रही हो और चाहे देश की आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की कुर्बानी की बात रही हो, वहां से मैं लेता हूं। कांग्रेस ने इस देश को अपने खून से सींचा है। अब जहां तक सच्चाई की बात है, सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने जो योजनाएं लागू की हैं वो हमेशा गरीबों के, पिछड़ों के और सर्वहारा वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए लागू की है। जैसे जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, तो उन्होंने एक, आपको याद होगा, गरीबों के लिए तेंदुपत्ता, उसमें नारा लगा करता था, पूंजीपति तब से घबराया तेंदुपत्ता जब से आया। तेंदुपत्ता की स्कीम लागू किया और न जाने कितनी झुग्गी झोपड़ी, एक बत्ती कनेक्शन, कितनी स्कीम आपको मैं बताऊं। इसके बाद अभी देखिए कमलनाथ जी ने कितनी अच्छी, और जो कमलनाथ जी कहेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएंगे, कि ऐसा नहीं है कि बाद में कह देंगे ये तो हमारा जुमला था। जुमला कुछ नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस में जो है वो सच्चाई है। जो कहेंगे वो करेंगे, जितना कर पाएंगे वही कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ये कांग्रेस को, ये भी एक कहते हैं, कांग्रेस को कांग्रेसी ही कमजोर करते हैं और खासतौर से गुटबाजी जो पार्टी के अंदर है, और चाहे वो निचले स्तर पे हो, जो ऊपर तो मान लीजिए कहते हैं कि सिर्फ 3 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं, तो कैसे, मतलब गुटबाजी को कैसे कांग्रेस वो करेगी? देखिए, परिवार में भी संगतियां, विचारधारा का आपस में असहमति, विचारधारा माने पार्टी की विचारधारा नहीं, कुछ आपसी बातें तो वो होती हैं, सब जगह होती हैं, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। अभी मैं दिल्ली गया था, जब हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके नेता राहुल गांधी जी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, तो आप ही की तरह दिल्ली में एक वहाँ मीडिया चैनल के पत्रकार थे, उन्होंने हमसे पूछा था यही सवाल। तो हमने कहा था कि देखिए, पद और सत्ता में रहना, चुनाव में जीत हार अलग बात है, बाकी देखा जाए तो कांग्रेस से मजबूत कोई पार्टी ही देश में नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है, पूरे देश में कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस जनता के बीच में, जन जन में कांग्रेस है। बस एक मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात है, और उसमें हम लोगों ने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा और जीवन या कि मरण होगा। हम लोग तो वो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, सड़क से लेके जेल तक की लड़ाई हमने, तमाम जो हम लोग छात्र जीवन से, हम लोग तो तमाम संघर्ष से ही बने हैं और हम लोगों को कोई झुका नहीं सकता। अनुपम तिवारी जी, क्या देखते हैं, स्थानीय ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेके विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी जाएगी? ऐसे रीवा में क्या देखते हैं, वैसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे कि नहीं ये है, हम ये करेंगे और ये जो समस्या है उसका समाधान करेंगे? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों के मन में हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, बेरोजगारी की है। रीवा के लोगों को काम नहीं मिल रहा उस प्रकार से जैसे मिलना चाहिए। नंबर 2, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। नंबर 3, यहाँ के स्वच्छता का मुद्दा है,
जो ये कहा जाता है कि हम मीठा पानी दे रहे हैं, अब उसमें स्वच्छता का मुद्दा समझिए आप। यहाँ एक रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, आप देखिए बाबा घाट में चले जाइए, उसके बगल से कितना बड़ा नाला उसमें मिलता है, और भी कई जगह मिलता है, और वही पानी आपकी जनता को सप्लाई किया जाता है। कहते हैं कि हम फिल्टर करते हैं, लेकिन अगर उसी को कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि शहर से बाहर वो वहां गिरे जाके नालों के पानी, तो जो पानी आप पीछे से ला के भेज रहे हो, तो देखिए यहाँ तो सिर्फ ये है कि समस्याएं, जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो धरातल में समस्याएं, जो आम जनता की परेशानियां हैं, उन परेशानियों से मुंह मोड़ लिया जाए और ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए जाएं जो लोक लुभावन मुद्दे हैं। लोक लुभावन नारे कहा जाता है ना, कि लोक लुभावन नारे लगा के और लोगों को पलट दे उनके मन मानसिकता को, और काम कोई सच्चाई में, यथार्थ में, धरातल में मजबूती से काम, जिससे वास्तव में आम जनता के जीवन स्तर में बदलाव आए, आम जनता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, आम युवा बेरोजगार, जैसे नशे की समस्या है, आप देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। आप युवा पीढ़ी की, नौजवानों के रग रग में यदि नशा जा रहा तो युवा पीढ़ी खोखली होती जा रही है, अगर उस पर रोक नहीं लगाई गई। इस तरह की कितनी बातें हैं, मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, अगर उन पर रोक लगने लगे। देखिए जब तक युवा मन स्वस्थ नहीं होगा, जब तक तन स्वस्थ नहीं होगा, तो क्या करेगा, कैसे, क्या। एक देखिए बिल्डिंग बनाना ही भर विकास की श्रेणी में नहीं आता है। विकास मन से, तन से, आपके रोजगार से, आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, सारी चीज़ों से होता है। तो उन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान भटका दिया गया है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल, ये थे कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी, जो लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, और आपने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। जिस तरीके से आपका एक राजनीतिक सफ़र है और लगातार आप उसी दल में हैं, जबकि लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अगर उनको कोई पद नहीं मिलता तो दल पहले बदलते हैं।